दोस्तों, आप ज़रा तसव्वुर करें कि आपको दो सदियां आपस में मिलती हुई महसूस हों या दो अलग सदियों के लोग एक दूसरे से मिलते हुए महसूस हों, फिर वो एक दूसरे से महुए कलाम हो, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द अपने वार्ताएं शेयर करें, तो कैसा महसूस होगा। और वो शख्सियतें भी ऐसी कि जिनका अपनी तारीख़ में और अपने दौर में बड़ा नाम रहा हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दिलचस्प टेक्निक है जो नावल में या लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती है। और ऐसा ही नावल जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये दोज़ख नामा, जो रेबेंस्कर बाल का लिखा हुआ नावल है और इसको जो अंग्रेज़ी से तर्जमा किया है इनाम नदीम ने किया है। ये एक ऐसी टेक्निक पर मबनी नावल है और इसमें दो ऐसे करेक्टर हैं जो यकीनन अपने तौर पर आलम अदब में जो है एक बहुत बड़ा नाम है। आप अगर मिर्ज़ा गालिब का नाम लेते हैं तो या सुनते हैं या वो आपकी ज़बान पर आता है तो आपको एक उसकी जो है बड़ापन और उसकी एक बड़ी शख्सियत नज़र आती है जो उर्दू शायरी के हवाले से हमें बहुत ऊपर नज़र आते हैं। और उसके बाद हैं सादत हसन मंटू, जो अफ़साने का एक बहुत बड़ा नाम है, कंट्रोवर्शियल लेकिन अपने तौर पर जदीद उर्दू अफ़साने का, कहानी का ये एक बहुत बड़ा नाम है और जिसने अपने तौर पर जो कहानियाँ लिखी वो अदब का एक शाहकार में शुमार होती हैं। तो ये नावल ऐसी टेक्निक पर मबनी है कि वो गालिब और मंटू को आपस में गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया है, जहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोज़ख का जो है आलम बरज़ख में दोज़ख का एक टुकड़ा है जहाँ वो अपनी कब्रों से निकलकर एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते हैं, एक दूसरे के साथ महवे कलाम होते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के शेयर करते हैं और इसको हम बायोग्राफिकल नावल कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की जो ज़िंदगियों में जो इनके ऊपर क्वेश्चंस थे, उनके हवाले से सवालात थे, उनका भी इसमें जवाब दिया गया है। जब मंटू अपनी वार्ताएं गालिब को सुनाता है या गालिब अपनी वार्ताएं अपने साथ जो लोगों का उसके साथ बर्ताव था और उसने जो ज़िंदगी गुजारी वो चीज़ मंटू को बताता है, तो बहुत सारे ऐसे सवालात, तारीख़ के वो पहलू भी हमारे सामने नुमायाँ होकर आ जाते हैं जो इन दोनों किरदारों के हवाले से और लिटरेचर पढ़ने वालों के और कहा जो तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं लोग, उनके जहन में ये सवालात उठते हैं। तो गालिब का जो बचपन था और उसका लड़कपन, जवानी के इश्क, फाका मस्ती और जो है अंग्रेज़ों सरकार से पेंशन की वसूली, गालिब का कलकत्ता का सफ़र, ये सारी दास्तान गालिब मंटू को सुनाता है। और मंटू भी हिंदुस्तान में अपने क़याम और पाकिस्तान हिजरत करके जाने के बाद होने वाली नाउमीदी की कहानी गालिब को सुनाता है। उन दोनों की जो जीवन कथाएं हैं उस नावल के साथ बेशुमार रंगारंग किस्सों से भरी हुई हैं जो इस नावल में बयान की गई हैं। और ये अपने तौर पर बड़ा ज़ख़ीम नावल है, लेकिन इसकी जो बहुत ही एक जो ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि एक जैसे अलिफ़ लैलवी दास्तान की सूरत में, जैसे हम पुराने ज़मानों के वक्तों की बड़ी बड़ी दास्तानें पढ़ते हैं तो उसमें जो उनका लिखने वाले का जो अंदाज़ बयान होता है या उनकी जो रवानी होती है या एक सस्पेंस होता है, एक किस्सा ख़त्म होता है फिर उससे दूसरा जन्म लेता है। तो ये नावल भी उसी टेक्निक पर लिखा गया है। तो पढ़ने वाले की जो है वो आखिर तक दिलचस्पी जो है उसके साथ बयान बरकरार रहती है और अंदाज़ बयान बहुत ही शायराना किस्म का है। हालांकि ये मैंने उर्दू में पढ़ा है और इसकी जो बंगाली में भी है और इंग्लिश में भी है, तो उसकी जो ओरिजिनल ज़बान होगी वो यकीनन इतनी पुरलुत्फ़ होगी, क्योंकि ये इनाम नदीम ने इसको तर्जुमा किया है। इनाम नदीम ख़ुद उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो उसने वो ज़बान की जो एक चाशनी होती है, जो मिठास होती है, वो इस नावल में इसने बहुत हद तक बरकरार रखी है। ये ओरिजिनली जो ये नावल है ये 2010 में बंगाली ज़बान में शाया हुआ था और इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद उसके अंग्रेज़ी और हिंदी तर्जमे भी 2012 और 2015 में सामने आए। तो उसकी इस खित्ते में ख़ास तौर पर जो बरे सगीर पाक व हिंद है, जहाँ के ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, मंटू हो, गालिब हो, तो बहुत ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इनकी जो अभी भी फ़ैन फॉलोइंग बरकरार है, लोग अभी भी इनको चाहते हैं, अभी भी इनको पढ़ते हैं, अभी भी उनको पसंद करते हैं।
تو اس جدید جو نئی جنریشن ہے ہماری، ان کے ساتھ جو ان کا جو انٹروڈکشن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت انداز نہیں ہو سکتا کہ منٹو جس نے نہیں پڑھا یا غالب جس نے نہیں پڑھا اور وہ لٹریچر پڑھتا ہے، تو جب ہم ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ان کے لیے ایک بہترین گفٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ منٹو کیا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ اگر آپ نے منٹو کو نہیں پڑھا تو آپ دوزخ نامہ پڑھ لیں، آپ نے غالب کو نہیں پڑھا تو دوزخ نامہ پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غالب کیا تھا۔ اور ان کی غالب کی شاعری یا منٹو کے افسانے، ان کے جو کنٹراورشل باتیں ہیں، وہ ان کے ریفرنسز بھی اس ناول میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کئی ایسی کہانیاں ہیں، یا غالب کی جو پوئٹری ہے وہ ہم شاید پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی رائٹر کی رائٹنگز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی لائف کو سمجھیں کہ وہ کس حالات میں رہتا ہے، کس معاشرے میں رہتا ہے، اس کا جو سوشو اکانومک کنڈیشنز کیا ہیں، اس کا سماجی پس منظر، ساری باتیں آپ جب پڑھیں گے، اس کے وقت کے سیاسی حالات سمجھیں گے، اس وقت کے سماجی حالات سمجھیں گے، تو اس رائٹر کی کہانیاں یا اس کی جو رائٹنگز ہیں، ناول ہو، کہانی ہو یا شاعری ہو یا کوئی بھی چیز اگر اس نے لکھی ہے، تو وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی، زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو سمجھنے کے لیے، منٹو کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی ہسٹری تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے زندگیوں پر جو کام ہوا ہے، ان کی سوانح حیات ہو، ان کے حوالے سے جو مقالے لکھے گئے ہیں، ان کے حوالے سے جو رائٹنگز ہیں، ان کے حوالے سے جو ریسرچ ہے، اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ناول آپ کو ایک منٹو اور ایک غالب کے ساتھ ایک ایسا پر تاثر، جو پر اثر جو تعارف دے گا کہ آپ کو ان دونوں پرسنالٹیز کی جو ایک گریٹنس ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور خاص طور پر اس ناول نگار کی جو ہے لینگویج کی اور اس کی جو ہسٹری سے اس کی جو شناسائی ہے، اس کو بھی داد دینی پڑے گی کہ اس ناول کو لکھنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ ان دونوں جو کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بہت ساری ریسرچ درکار ہوگی جو اس ناول میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ جدید اردو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اردو ادب کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، غالب اور منٹو سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناول آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس کو ضرور پڑھیں، اس کو انجوائے کریں، آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے۔